टू माय यूट्यूब चैनल आलम एकेडमी। तो आइए आज हम लोग टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर का। क्लास 8 यूनिट नंबर 6। चैप्टर का नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ये आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट का है, एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड है। जितने भी आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम है उसमें काम आएगा। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपका पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 21। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में सूरत बंदरगाह का महत्व क्यों बढ़ा? ऑप्शन ए, यह भारतीय महासागर व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बी, डच और अंग्रेजी व्यापारिक जहाजों ने यहां व्यापार शुरू किया। सी, मुगल साम्राज्य के अधीन यह एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। डी, उपरोक्त सभी। आप लोग आंसर कीजिए। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में सूरत बंदरगाह का महत्व क्यों बढ़ा? ये आपका सही है। यह भारतीय महासागर व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। हाँ था। बी, डच और अंग्रेजी व्यापारिक जहाजों ने यहाँ व्यापार शुरू किया। यह था। मुगल साम्राज्य के अधीन यह एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से मसाले, कपड़ा और अन्य वस्तुएं निर्यात की जाती थी। इसलिए आपका सही आंसर है ई, इनमें से सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। सूरत 17वीं शताब्दी में भारतीय महासागर व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत यह समृद्ध व्यापारिक बंदरगाह था, जहां से मसाले, कपड़ा और अन्य वस्तुएं निर्यात की जाती थी। डच और अंग्रेजों ने भी यहां व्यापार करना शुरू किया, जिससे इनका महत्व और बढ़ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 22। सूरत बंदरगाह का महत्व 18वीं शताब्दी में क्यों घट गया? ऑप्शन ए, मुंबई एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। बी, अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक नियंत्रण मजबूत किया। सी, मुगल साम्राज्य की शक्ति कमजोर हो गई। डी, समुद्री डकैती और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। ई, इनमें से सभी। आप लोग आंसर कीजिए। सूरत बंदरगाह का महत्व 18वीं शताब्दी में क्यों घट गया? क्या ऑप्शन ए सही है आप लोग का? मुंबई एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन गया। हाँ, बन गया था, इसलिए घट गया। बी, अंग्रेजों ने अपना व्यापारिक नियंत्रण मजबूत किया। यह था। सी, मुगल साम्राज्य की शक्ति कमजोर हो गई थी 18वीं शताब्दी में। डी, समुद्री डकैती और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई थी। इसलिए आपका सही आंसर है ई, इनमें से सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। 18वीं शताब्दी में सूरत बंदरगाह का महत्व घटने के कई कारण थे। अंग्रेजों ने मुंबई को अपना मुख्य व्यापारिक केंद्र बना लिया, जिससे सूरत का व्यापार कम हो गया। मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया, जिससे प्रशासनिक नियंत्रण कम हुआ। इसके अलावा समुद्री डकैती, राजनीतिक अस्थिरता के कारण व्यापारी अन्य सुरक्षित बंदरगाह की ओर जाने लगे। अगला क्वेश्चन नंबर 23। ब्रिटिश औद्योगिकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए, भारत को ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का एक बड़ा बाजार बना दिया गया। बी, भारतीय कारीगरों और उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। सी, ब्रिटिश कपड़ा और इस्पात उद्योग को बढ़ावा मिला। डी, भारत से कच्चे माल का निर्यात बढ़ गया। ई, इनमें से सभी। आप लोग आंसर कीजिए। ब्रिटिश औद्योगिकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? आप लोग ए ऑप्शन को देखिए। भारत को ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का एक बड़ा बाजार बना दिया गया। ये आपका सही है। बी, भारतीय कारीगरों और उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। ये भी सही है। ब्रिटिश कपड़ा और इस्पात उद्योग को बढ़ावा मिला। ये भी सही है। भारत से कच्चे माल का निर्यात बढ़ गया था, यानी कि कच्चे माल का एक्सपोर्ट जो है भारत से बाहर जाना बढ़ गया था। इसलिए आपका सही आंसर है ई, इनमें से सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। ब्रिटिश औद्योगिकरण ये भारत से कच्चे माल का निर्यात बढ़ा और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की भारत में आमद हुई, जिससे भारतीय कारीगरों और उद्योगों को भारी नुकसान हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 24। ब्रिटेन को दुनिया का कार्यशाला वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, ब्रिटेन को दुनिया का कार्यशाला क्यों कहा जाने लगा? ऑप्शन ए,
वहां कपड़ा उद्योग का तेजी से विकास हुआ। बी 1850 के दशक में वहां इस्पात उद्योग का विस्तार हुआ। सी ब्रिटिश मशीनों ने उत्पादकता को बढ़ाया। डी ब्रिटेन ने उपनिवेशों से कच्चा माल प्राप्त कर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया। आप लोग आंसर कीजिए। ई इनमें से सभी। आप लोग आंसर कीजिए। ब्रिटेन को दुनिया का कार्यशाला क्यों कहा जाने लगा? ऑप्शन ए देखिए, वहां कपड़ा उद्योग का तेजी से विकास हुआ, यह आपका सही है। बी ऑप्शन देखिए, 1850 के दशक में वहां इस्पात उद्योग का विस्तार हुआ, यह भी आपका सही है। सी ब्रिटिश मशीनों ने उत्पादकता को बढ़ावा दिया, यह भी सही है। और डी आपका ब्रिटेन ने उपनिवेशों से कच्चा माल प्राप्त कर बड़े पैमाने पर उत्पादन किया, यह भी आपका सही है। इसलिए आपका सही आंसर है ई इनमें से सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है, व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश कपड़ा और इस्पात उद्योगों के विस्तार ने उसे औद्योगिक महाशक्ति बना दिया और अपने उपनिवेशों से कच्चा माल लेकर बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के कारण उसे दुनिया का कार्यशाला कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 से। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को कैसे प्रभावित किया? ऑप्शन ए, भारतीय कपड़ा उद्योग को कमजोर कर दिया गया। बी, भारतीय कारीगरों पर भारी कर लगाया गया। सी, भारतीय में सस्ता कच्चा माल ब्रिटेन भेजा गया और वहां से महंगे तैयार उत्पादन भारत में बेचे गए। डी, ब्रिटिश मिलों से बनी वस्तुएं भारत में बढ़ा दिए बाढ़ की तरह आई। इसलिए आपको इनमें से सभी। आप लोग आंसर कीजिए। अंग्रेजों ने भारतीय उद्योगों को कैसे प्रभावित किया? ऑप्शन ए को देखते हैं, भारतीय कपड़ा उद्योग को कमजोर कर दिया गया था, हाँ कर दिया गया था। भारतीय बी को देखते हैं, भारतीय कारीगरों पर भारी कर लगाया गया था, हाँ लगाया गया था। सी को देखते हैं, भारत में सस्ता कच्चा माल ब्रिटेन भेजा गया और वहां से महंगे तैयार उत्पाद भारत में बेचे गए, ये भी सही है। डी, ब्रिटिश मिलों से बनी वस्तुएं भारत में बाढ़ की तरह आई। इसलिए आपका सही आंसर है ई इनमें से सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कई नीतियां अपनाई गई। भारतीय कारीगरों पर कर लगाए गए, कच्चा माल ब्रिटेन भेजा गया और वहां के सस्ते उत्पाद भारतीय बाजार में बेचे जाने लगे, जिससे भारतीय कारीगर और उद्योग कमजोर हो गए। अगला क्वेश्चन नंबर 26 से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत से वस्त्र और अन्य सामान क्यों खरीदा? ऑप्शन ए, यूरोप और इंग्लैंड में भारतीय वस्त्रों की भारी मांग थी। बी, कंपनी भारत से सस्ते दामों पर वस्त्र खरीदकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचती थी। सी, भारतीय वस्त्रों की गुणवत्ता उच्च थी और वैश्विक व्यापार में लोकप्रिय थे। डी, इस व्यापार से कंपनी को अधिक मुनाफा होता था। ई इनमें से सभी। आप लोग आंसर कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत से वस्त्र और अन्य सामान क्यों खरीदा? ऑप्शन ए को देखते हैं, यूरोप और इंग्लैंड में भारतीय वस्त्रों की भारी मांग थी, हाँ थी। बी को देखते हैं, कंपनी भारत से सस्ते दामों पर वस्त्र खरीदकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते थे, ये भी सही है। भारतीय वस्त्रों की गुणवत्ता उच्च थी और वैश्विक व्यापार में लोकप्रिय थे, ये भी सही है। इस व्यापार से कंपनी को अधिक मुनाफा होता था, ये भी सही है। इसलिए आपका सही आंसर है ई इनमें से सभी। आइए आंसर को देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। 18वीं शताब्दी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय वस्त्रों और अन्य सामानों की खरीद कर यूरोप और इंग्लैंड में ऊंचे दामों पर बेचकर लाभ कमाती थी। अगला क्वेश्चन, क्योंकि भारतीय वस्त्रों की गुणवत्ता उत्कृष्ट थी और उनकी वैश्विक व्यापार में मांग अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 27। 1750 से पहले भारत विश्व में किस वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए, ऊनी वस्त्र। बी, जूट वस्त्र। सी, सूती वस्त्र। डी, सिल्क उद्योग। ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। 1750 से पहले भारत विश्व में किस वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? आपका सही आंसर होगा सी इनमें से सूती वस्त्र। सी सूती वस्त्र होगा।
आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। 1750 से पहले, ब्रिटिश शासन से पहले भारत विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक था। भारतीय वस्त्र अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता और बुनाई के लिए प्रसिद्ध थे और वे यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया में निर्यात किए जाते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय सूती वस्त्रों का व्यापार मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में होता था? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन बी पश्चिम और मध्य एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, डी उपरोक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। भारतीय सूती वस्त्र का व्यापार मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में होता था। क्या आपका दक्षिण पूर्व एशिया में होता था? हाँ होता था। बी ऑप्शन पश्चिम और मध्य एशिया में? हाँ। क्या यूरोप में भी होता था? हाँ। इसलिए आपका सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। भारतीय सूती वस्त्र दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें जावा, सुमात्रा और पेनांग है, पश्चिम और मध्य एशिया और यूरोप में निर्यात किए जाते थे। यूरोपीय व्यापारी कंपनियां 16वीं शताब्दी से इन वस्त्रों को खरीदकर यूरोपीय बाजारों में बेचती थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 16वीं शताब्दी से यूरोपीय व्यापारी कंपनियां भारतीय वस्त्र क्यों खरीदती थी? ऑप्शन ए भारतीय वस्त्रों की गुणवत्ता उच्च थी, बी ये वस्त्र यूरोपीय बाजार में बहुत लोकप्रिय थे, सी भारतीय बुनकरों की हस्तकला उत्कृष्ट थी, डी यूरोपीय देशों में कपड़ा उद्योग विकसित नहीं हुआ था, ई इनमें से सभी। आप लोग आंसर कीजिए। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारतीय वस्त्र क्यों खरीदती थी? ऑप्शन ए को देखते हैं। भारतीय वस्त्र की गुणवत्ता उच्च थी, हाँ उच्च थी। बी को ये वस्त्र यूरोपीय बाजारों में बहुत लोकप्रिय था, हाँ लोकप्रिय था। सी भारतीय बुनकरों की हस्तकला उत्कृष्ट थी, हाँ। डी यूरोपीय देशों में कपड़ा उद्योग विकसित नहीं हुआ था, यह भी सही है। इसलिए आपका सही आंसर है ई इनमें से सभी। आइए आंसर को देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। भारतीय वस्त्र अपनी गुणवत्ता, महीन कारीगरी और सुंदर डिजाइनों के कारण यूरोप में बहुत लोकप्रिय थे। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों में कपड़ा उद्योग विकसित नहीं हुआ था, इसलिए वे भारतीय वस्त्रों को खरीदकर अपने बाजार में ऊंची कीमतों पर बेचते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय बुनकरों और वस्त्रों की महत्ता अंग्रेजी भाषा में कैसे संरक्षित हुई? ऑप्शन ए कई अंग्रेजी शब्द भारतीय वस्त्रों से जुड़े हैं, बी ब्रिटिश व्यापारिक दस्तावेजों में भारतीय वस्त्रों का उल्लेख किया गया है, सी यूरोपीय चित्रकला में भारतीय वस्त्रों को दर्शाया गया है, डी ब्रिटिश संग्रहालय में भारतीय वस्त्रों को रखा गया है, ई इनमें से सभी। आप लोग आंसर कीजिए। भारतीय बुनकरों और वस्त्रों की महत्ता अंग्रेजी भाषा में कैसे संरक्षित है? ऑप्शन ए को देखते हैं। कई अंग्रेजी शब्द भारतीय वस्त्रों से जुड़ी है, सही है आपका। बी को देखते हैं। ब्रिटिश व्यापारिक दस्तावेजों में भारतीय वस्त्रों का उल्लेख किया गया है, यह भी सही है। सी को देखते हैं। यूरोपीय चित्रकला में भारतीय वस्त्रों को दर्शाया गया है, हाँ। डी ब्रिटिश संग्रहालय में भारतीय वस्त्रों को रखा गया है, यह भी सही है। इसलिए आपका सही आंसर है ई इनमें से सही। सही आंसर है व्याख्या। भारतीय वस्त्रों की महत्ता अंग्रेजी भाषा में मसलिन यानी कि मुस्लिन, छीट्स और कैलिको जैसे शब्दों के रूप में संरक्षित है। ब्रिटिश व्यापारिक अभिलेखों, यूरोपीय चित्रों और संग्रहालयों में भी भारतीय वस्त्रों का उल्लेख और प्रदर्शन किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। पटोला वस्त्र किस क्षेत्र में बुना जाता था? ऑप्शन ए सूरत, बी अहमदाबाद, सी पाटन, डी उपरोक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। पटोला वस्त्र किस क्षेत्र में बुना जाता था? क्या आपका सूरत में पटोला वस्त्र बुना जाता था? हाँ। अहमदाबाद, हाँ। पाटन, हाँ। इसलिए आपका सही आंसर है डी इनमें से सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या।
पटोला एक प्रसिद्ध हस्त निर्मित वस्त्र था जिसे मुख्य रूप से गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, पाटन में बुना जाता था। यह अपने जटिल डिजाइनों और रंगों के लिए जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। पटोला वस्त्र की इंडोनेशिया में क्या विशेषता थी? ऑप्शन ए, इसे बहुत अधिक मूल्य दिया जाता था। बी, यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गया। सी, इसे मुख्य रूप से शाही और धनी वर्ग द्वारा उपयोग किया जाता था। डी, यह केवल भारतीय व्यापारियों द्वारा बेचा जाता था। इनमें से सभी। आप लोग आंसर कीजिए, पटोला वस्त्र की इंडोनेशिया में क्या विशेषता थी? आपका सही आंसर है ई, इनमें से सभी। आइए व्याख्या देखते हैं। सही आंसर है पटोला वस्त्र इंडोनेशिया में अधिक मूल्यवान था। वहां की स्थानीय बुनाई परंपरा में शामिल हो गया। यह मुख्य रूप से अमीर और शाही वर्ग द्वारा पहना जाता था और भारतीय व्यापारी इसे इंडोनेशिया में निर्यात करते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है। मसलिन यानी कि मुस्लिम शब्द की उत्पत्ति किस स्थान से हुई? ऑप्शन ए, कलकत्ता। बी, पटना। सी, मोसुल इराक। डी, कासिम बाजार। ई, इनमें से कोई नहीं। आप तो आंसर कीजिए। मसलिन शब्द की उत्पत्ति किस स्थान से हुई? आपका सही आंसर है इराक से, मोसुल इराक से। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। यूरोपीय व्यापारियों ने पहली बार भारतीय सूती वस्त्र को अरब व्यापारियों के माध्यम से मोसुल में देखा। यहाँ मोसुल एक जगह है, इराक में देखा। इसलिए उन्होंने बारीक बुने हुए सभी वस्त्रों को मसलिन कहना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। कैलिको शब्द किस स्थान के नाम से प्रेरित है? ऑप्शन ए, मोसुल। बी, पटना। सी, कलकत्ता। डी, कालीकट। ई, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। कैलिको शब्द किस स्थान के नाम से प्रेरित है? आपका सही आंसर है डी, कालीकट। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। जब पुर्तगाली पहली बार भारत में मसालों की खोज में आए तो उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत के कालीकट में कदम रखा। वहां से जो सूती वस्त्र वे यूरोपी ले गए उन्हें कैलिको कहा जाने लगा। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, स्टडी जो हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। छींट शब्द की उत्पत्ति किस हिंदी शब्द से हुई? ऑप्शन ए, बांधना। बी, छींट। सी, कस्सा। डी, बंदेज। ई, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। छींट शब्द की उत्पत्ति किस हिंदी शब्द से हुई? आपका सही आंसर है बी, छींट। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है छींट शब्द हिंदी के छींट शब्द से लिया जाएगा है। छींट शब्द हिंदी के छींट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ छोटे और रंगीन फूलों वाले डिजाइन वाला कपड़ा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। बांधना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? ऑप्शन ए, बांधना। बंदना। सी, बंदगला। डी, बंदेज। ई, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। बांधना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? आपका सही आंसर है ए, बांधना। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। बांधना शब्द हिंदी के बांधना से लिया गया है, जो कपड़े को बांधकर रंगने की एक पारंपरिक विधि को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। यूरोप में भारतीय सूती वस्त्रों की मांग क्यों बढ़ी? ऑप्शन ए, उनकी उत्कृष्ट कारीगरी के कारण। बी, उनकी महीन बनावट और सुंदर डिजाइन के कारण। सी, वे तुलनात्मक रूप से सस्ते थे। डी, इंग्लैंड की रानी और अमीर लोग भारतीय कपड़े पसंद पहनते थे। ये इनमें से सभी। आप लोग आंसर कीजिए। यूरोप में भारतीय सूती वस्त्रों की मांग क्यों बढ़ी? आपका सही आंसर है ई, इनमें से सभी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। भारतीय वस्त्र अपनी महीन बनावट, सुंदर डिजाइन और कम कीमत के कारण
यूरोप में बहुत लोकप्रिय थे, यहां तक कि इंग्लैंड की रानी भी भारतीय कपड़े पहनती थी। अगला क्वेश्चन नंबर 38। 1680 के दशक में यूरोप में किस भारतीय वस्त्र की अत्यधिक मांग थी? ऑप्शन ए मसलिन, बी पटोला, सी छीट, डी बंदेज, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। 1680 के दशक में यूरोप में किस भारतीय वस्त्र की अत्यधिक मांग थी? आपका सही आंसर है सी छीट। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। 1680 के दशक में यूरोप में भारतीय छीट वस्त्र की अत्यधिक मांग पड़ी, क्योंकि यह सुंदर फूलों के डिजाइन और महीन बनावट के कारण आकर्षक था। अगला क्वेश्चन नंबर 39। पीस गुड्स का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए छोटे टुकड़ों में बेचे जाने वाले कपड़ा, बी 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा बुना हुआ कपड़ा, सी केवल रेशमी कपड़ा, डी केवल ऊनी कपड़ा, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। पीस गुड्स का क्या अर्थ था? आपका सही आंसर है बी 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा बुना हुआ कपड़ा। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। पीस गुड शब्द का प्रयोग सामान्यतः उन बुने हुए कपड़े के लिए किया जाता था जो 20 गज लंबे और 1 गज चौड़े होते थे। अगला क्वेश्चन नंबर 40। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1730 में कलकत्ता से कितने कपड़े के टुकड़ों का ऑर्डर दिया? ऑप्शन ए 1 लाख, बी 2,50,000, सी 3,75,000, डी 5,89,000, ई इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1730 में कलकत्ता से कितने कपड़े के टुकड़ों का ऑर्डर दिया? आपका सही आंसर है डी 5,89,000। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है व्याख्या। 1730 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने प्रतिनिधियों को कलकत्ता से 5,89,000 कपड़े के टुकड़ों का ऑर्डर दिया, जिससे यह पता चलता है कि भारतीय वस्त्रों की मांग कितनी अधिक थी। आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर लें, ताकि जैसे आपको जैसे अपलोड करूं मैं वीडियो, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।